नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पुनर्जागरण हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने पुनर्जागरण के कारण देखे थे कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। साथ में ही हमने यह देखा था कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये समझ लिया था। विशेषताओं को मैंने बेसिक विशेषताएं थी वो बताई थी। विशेषताओं को हम जहाँ जहाँ हम इसका प्रसार क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसमें जो है साहित्य पढ़ेंगे, तो साहित्य के क्षेत्र में क्या विशेषताएं थी पुनर्जागरण की वो हम साहित्य में देखेंगे। मूर्ति कला पढ़ेंगे तो मूर्ति कला से संबंधित क्या विशेषताएं थी वो वहाँ देखेंगे। चित्रकला देखेंगे तो चित्रकला से संबंधित क्या विशेषताएं थी वो वहाँ देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी विशेषताओं को हर क्षेत्र में उस क्षेत्र से संबंधित विशेषताओं को देख लेंगे। तो अंत में आप जो है सभी क्षेत्र की विशेषताओं को एक साथ लिखेंगे तो एकदम बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी पुनर्जागरण की विशेषताओं की। ठीक है, इस कारण मैंने एक जगह नहीं लिखवाया, अलग अलग पढ़ते हैं ताकि पढ़ने में समझने में याद मतलब आसानी रहे और इतिहास बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की जो टाइटल रहेगा आज की क्लास का वो रहेगा सॉरी पुनर्जागरण का प्रभाव किस किस क्षेत्र पर पड़ा, या पुनर्जागरण का मतलब जो प्रभाव पड़ा था ना पुनर्जागरण का, उसका क्षेत्र क्या कौन कौन सा है। ठीक है, उसमें आज हम साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ पुनर्जागरण पुनर्जागरण का प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रभाव क्षेत्र। और सॉरी प्रभाव क्षेत्र में हम सबसे पहले साहित्य को ही देखेंगे, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा आविष्कार था, है ना। विल ड्यूरां जिसने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखी पुस्तक, उसमें बताया था कि लेखन कला के बाद मुद्रण कला इतिहास का दूसरा बड़ा आविष्कार है। इसका मतलब लेखन कला जो थी, लेखन यानी साहित्य, वो इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार था। किसके अनुसार? विल ड्यूरा के अनुसार, जिसने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में ऐसी बात कही। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर और साहित्य का विकास हुआ होगा। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे को, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो इस समय जो साहित्य पे प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण काल में, उसकी विशेषताओं को आज हम पहले जानेंगे और उसके बाद हम विभिन्न देशों के जो प्रथम प्रमुख साहित्यकार हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे, उनकी रचनाओं में क्या लिखा है, बेसिक बात वो भी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पुस्तक ही पूरी नहीं हो पाती, फिर इतनी सारी पुस्तकों को डिटेल में पढ़ना मुश्किल है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या विशेषताएं थी देखो इस काल के साहित्य की। सबसे पहली बात, एक तो स्वतंत्र चिंतन से, स्वतंत्र रूप से साहित्य लिखा गया। ठीक है, जो धार्मिक बंधन था मध्यकाल का, उससे इस समय का साहित्य मुक्त हुआ और स्वतंत्र रूप से साहित्य लिखा गया। मनुष्य पर लिखा गया, प्रकृति पर लिखा गया, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसके ऊपर साहित्य जो है वो लिखा गया। ठीक है, हाँ सॉरी, माइक दरअसल आज मैं लगाना भूल गया था एंशियंट हिस्ट्री वाली क्लास में, तो पूरी क्लास बिना माइक की है। ठीक है, तो उसमें मेरी आवाज़ गूंज रही है, अन्य बाहर की आवाज़ भी आ रही है, सही आवाज़ नहीं आ पाई, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसीलिए अचानक से अब माइक देखा है कि क्या पता मतलब इसको भी आज भी ऑन किया है या नहीं किया। मतलब ऐसा पहली बार तो खैर नहीं हुआ, एक दिन और हुआ था। लेकिन उस दिन माइक ऑन किया था, 1 घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड की, उसमें देखा कि 27 मिनट तक तो माइक ऑन था, उसके बाद माइक की आवाज़ चली गई। माइक की क्या, मेरी भी आवाज़ उसमें कट कट के आ रही थी, तो फिर पूरी क्लास पुनः रिकॉर्ड करनी पड़ी, है ना, सॉरी। और एक दिन एक दिन क्या हुआ कि उस दिन भी करीब आधा घंटे की समथिंग की क्लास रिकॉर्ड हुई, उसके बाद कैमरा ऑफ हो गया और क्लास थी 1 घंटे की। 1 घंटे बाद जाके देखा मोबाइल बंद पड़ा, कैमरा बंद पड़ा। मैंने सोचा ये क्या हुआ, तो फिर से जो उस क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं।
लेकिन फायदे अधिक हैं। नुकसान तो सिर्फ हमारी कमियों की वजह से होते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करने जानते नहीं हैं। ठीक है, खैर चलिए, तो ये जो टेक्नोलॉजी भी आई है ना, ये भी पुनर्जागरण की वजह से आई है। आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मध्यकाल में जो इंसान सोच रहा था वो सिर्फ धर्म पर ही सोच रहा था, ईश्वर पर सोच रहा था, चर्च पर सोच रहा था, पोप पर सोच रहा था। साहित्य लिख रहा था तो किस पर? धार्मिक साहित्य लिख रहा था। लेकिन इस काल में, यानी पुनर्जागरण काल में, धर्म के क्षेत्र से और मनुष्य ने सोचना बंद किया और मनुष्य ने मनुष्य के बारे में सोचना प्रारंभ किया। सॉरी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समय का जो साहित्य था वो धार्मिक बंधन से मुक्त हुआ था। ठीक है, पहली विशेषता मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी धार्मिक बंधन से मुक्ति। धार्मिक बंधन से मुक्ति। ठीक है, अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, है ना, इतना ही लिखूंगा। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि धार्मिक बंधन से कैसे मुक्ति हुई, कि सॉरी, धर्म से संबंधित बातें नहीं लिखी जाने लगी, मानव केंद्रित बातें लिखी जाने लगी थी। ठीक है, तो बस यही बात है इसमें। ठीक है, एक तो ये हुआ कि धार्मिक क्षेत्र से मुक्ति। दूसरा, जो लैटिन भाषा में और ग्रीक भाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा था, उसके स्थान पर अब स्थानीय भाषा में साहित्य लिखा गया। ठीक है, स्थानीय भाषा में साहित्य लिखा जाने से क्या होता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी उस साहित्य को समझ सकता है ना। जैसे हम हमारे लोकल भाषा में बोले, जैसे मैं मेरी डूनाडी भाषा में बोलूँ, हम दौसा से हैं तो दौसा में, दौसा और जयपुर और टोंक का कुछ क्षेत्र, इसमें डूनाडी बोली जाती है। ठीक है, अब डूनाडी में हम बोलेंगे तो यहाँ के लोग अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में बात करें मान लो, तो उसको एक उच्च वर्ग ही समझ पाएगा, आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। अब चूंकि मान लो अंग्रेजी भाषा में कोई लिख रहा है तो उसको उच्च वर्ग ही समझ रहा है। यानी कि कौन समझ रहा है? जो समझदार है वही समझ रहा है। और समझदार को तो क्या ही समझाना, समझाना तो उन्हें था जो अनपढ़ थे। और अनपढ़ों को समझाने के लिए स्थानीय भाषा में साहित्य लिखा गया, वो उनकी समझ में आया। तब जाके उनको पता चला कि इन धर्म के ठेकेदारों ने हमको तो बेवकूफ बना के रखा हुआ है ना। तो फिर उनकी चेतना में जो है जागृति आई और पुनर्जागरण हुआ। तो इस प्रकार के साहित्य ने, जो स्थानीय भाषा में लिखा गया था, उसने मनुष्य को जगाया और उसका प्रतिफल हुआ कि पुनर्जागरण हुआ और तमाम दुनिया भर की जो है तकनीकी हमारे जीवन में आई। और उसी तकनीकी का आज हम प्रयोग करके, और पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, और आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या गजब का ज़माना है। आप अपने अतीत को देखेंगे ना, कि एक ज़माना होता था तब टीचर कहता था, ए छोरे सीधा बैठ जा, ए छोरे इधर मत देखे, ए छोरे ढंग से लिख। आज टीचर कुछ नहीं कर सकता। आप घर बैठे बैठे देख रहे हैं, आपके मन में आई कि मैं तो लेट के क्लास देखूंगा, तो आप लेट के देख रहे हो। आपके मन में आई कि मैं तो बैठ के देखूंगा, तो मैं बैठ के देख रहे हो। आपके मन में आई कि मैं 10 मिनट की क्लास देखूंगा, 10 ही मिनट की देख रहे हो। आपके मन में आई कि टीचर तेज पढ़ाए, 1 घंटे की क्लास को आधा घंटे में निपटाए, तो आप आधा घंटे में निपटा रहे हो। और आपको आए कि नहीं, ये तो आराम का मामला है, मैं तो आराम से देखूंगा, 1 घंटे क्लास को 1.5 घंटे में करूंगा, तो 1.5 घंटे कर रहे हो। तो ये जो तकनीकी आई, ये पुनर्जागरण का प्रभाव था, स्थानीय भाषा में लिखे गए साहित्य का प्रभाव था। ठीक है, तो सॉरी, दूसरी विशेषता मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्थानीय भाषा में साहित्य लिखा गया। इसके स्थान पर ग्रीक व लैटिन भाषा के स्थान पर सॉरी, ग्रीक व लैटिन भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा में जो है साहित्य लिखा गया था। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात थी। और धार्मिक बंधन से मुक्ति मिली, स्थानीय भाषा में साहित्य लिखा गया, स्वतंत्र लेखन किया गया, किसी के ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं था, जो मन में आए वो लिखो। ठीक है, तो स्वतंत्र लेखन था, ये भी बहुत बड़ी बात थी।
तीसरे नंबर पे मैं लिखूंगा स्वतंत्र लेखन पर बल। ठीक है, स्वतंत्र लेखन पर बल। मैं बताऊंगा आगे कि स्वतंत्र लेखन पर बल इस समय दिया गया। और स्वतंत्र लेखन बल ही क्या, स्वतंत्र लेखन किया गया था जिस प्रकार से वे तनाव जो लिखा किसने, दांते ने। एक महिला को देखा गिरजाघर में और बस प्रेम हो गया, और उसी के ऊपर उसी के श्रृंगार पे लिखा गया पूरा ग्रंथ, प्रेम गीतों को लिखा। आध्यात्मिकता उनके प्रेम के अंदर थी, और उस आध्यात्मिकता को अपने शब्दों में पिरोते हुए और दांते ने वो रचना रची। तो उसमें कहीं कोई मतलब जो है ईश्वर वगैरह का बात नहीं थी, मतलब भौतिकता उसके अंदर थी। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जो दांते थे उनकी जो विषय वस्तु थी उनके साहित्य की, वो मध्यकालीन ही थी, पूर्ण रूप से आधुनिक या मैं कहूँ पुनर्जागरण काल की नहीं थी, है ना। लेकिन फिर भी पुनर्जागरण का अग्रदूत उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार साहित्य जो लिखा वो मानव को केंद्र में रखते हुए लिखा था, मतलब शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है, वैसे पूर्ण रूप से नवीन जो विचार आए, मध्यकाल को पूर्ण रूप से जो त्यागा वो पेट्रार्क ने त्यागा था, इसलिए पेट्रार्क को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जबकि पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को, है ना। यही अंतर है दोनों में, दांते में और पेट्रार्क में। दांते जो था उसकी विषय वस्तु मध्यकालीन थी, आध्यात्मिकता को भी लिए हुए थी, है ना। वो स्वर्ग नरक की बात कर रहा था, कल्पना ही कर रहा था, लेकिन कल्पना में भी स्वर्ग और नरक की बात कर रहा था, कल्पना में भी वो आध्यात्मिकता की बात कर रहा था, आत्मशुद्धि की बात कर रहा था। लेकिन पेट्रार्क ने इन सारी चीजों को त्याग दिया। पेट्रार्क ने मानव पर लिखा, सब कुछ है ये मानव है, मानव के ऊपर लिखा, मानव के बारे में लिखा, मानव की उन्नति के लिए लिखा, मानव के आदर में लिखा, मानव के सम्मान में लिखा, है ना। तो इसलिए पेट्रार्क को जो है, पेट्रार्क ने पूरे नवीन विचार दिए थे, इस कारण जो है पेट्रार्क को पिता कहा जाता है पुनर्जागरण का। और प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी पेट्रार्क को एगोन फ्रायल ने कहा था, है ना। वो सारी चीजें हम करेंगे वैसे आगे। तो ये स्वतंत्र लेखन हुआ था इस काल में, इसलिए ये सारी चीजें आई। और अगला कारण हम बताएं, सॉरी इस समय की जो अगली विशेषताएं बताएं, तो जो साहित्य लिखा गया वो देखो, इससे पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था पुनर्जागरण से पहले, वो कविता के रूप में लिखा जाता था, है ना। यदि कोई कहानी भी है ना, उसको भी कविता फॉर्मेट में लिखा जाता था। लेकिन अब गद्य की भी अच्छी अच्छी शैलियां प्रचलन में आई, है ना। और गद्य शैली का, इतालवी गद्य का जनक बोकासियो को माना जाता है, जो कि पेट्रार्क का शिष्य था, है ना। और दांते, पेट्रार्क और बोकासियो तीनों को इतालवी साहित्य का त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो इस समय गद्य शैली प्रचलन में आई, है ना। और कविता तो चली रही थी ऑलरेडी, उसकी जगह और उसके अलावा उपन्यास इस समय लिखे गए, आत्मकथाएं लिखी गई, है ना, सोनेट्स लिखे गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ऊपर, और जो है निबंध लिखे गए। ठीक है, तो नवीन विधाओं का जो है जन्म हुआ था, ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। चौथे नंबर पे साहित्य की नवीन विधाओं का सॉरी विकास हुआ, विकास हुआ या जन्म हुआ भी कह सकते हैं। जैसे कौन कौन सी विधाएं थी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मान लो तो हम लिख सकते हैं निबंध लिखा जाने लगा, निबंध लिखे जाने लगे। ठीक है, गद्य पद्य शैली दोनों पनपी, है ना, गद्य पद्य लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा उपन्यास, ठीक है, उपन्यास लिखे गए, सोनेट्स लिखे गए, सॉरी सोनेट्स लिखे गए। ठीक है, उपन्यास लिखे गए, सोनेट्स लिखे गए, सॉरी। ठीक है, तो एक ये विशेषता रही। ठीक है, इसके अलावा और जो लिखा गया इस समय, जो साहित्य लिखा गया विद्यार्थियों, वो लिखा गया था मानव केंद्रित था। इसकी बात हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही गया होगा अब। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें लिखनी भी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि इस समय जो सॉरी साहित्य लिखा गया वो मानव केंद्रित साहित्य लिखा गया था। ठीक है, 5वें नंबर पे मैं लिखता हूँ कि मानव केंद्रित साहित्य
लिखा गया। ठीक है, लिखा गया। तो मानव केंद्रित साहित्य जो है इस समय लिखा गया। मानव केंद्रित का मतलब जैसा कि मैंने बताया अभी कि पेट्रार्क ने जो लिखा वो मानव को केंद्र में रखते हुए लिखा, मानव पर लिखा, मानव के बारे में लिखा, मानव के लिए लिखा, है ना। मतलब ऐसा साहित्य लिखा कि जिसमें मानव की महत्ता बढ़ती हो, है ना। ऐसे पारलौकिक दुनिया के बारे में नहीं लिखा, आत्मा है, परमात्मा है और ये संसार मिथ्या है ना, और मुक्ति करनी है इंसान को तो बस उस परमात्मा का ध्यान लगाओ, कुछ नहीं। ये सब चीजें, सब कुछ लिखा इंसान के लिए लिखा। ये वर्तमान जीवन को जो हम जी रहे हैं, जो हमें मिला है, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया, है ना, न कि अगले जन्म पर, है ना। आगे की बातें नहीं सोची, है ना। तो ये था, पारलौकिक बातें नहीं सोची। ठीक है, एक ऐसा साहित्य लिखा गया। और क्या लिखा गया इस समय? जो है इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा था वो आलोचनात्मक साहित्य लिखा जा रहा था ना, और व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी लिखा जा रहा था, है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आलोचनात्मक, आलोचनात्मक व व्यक्तिगत साहित्य लिखा गया। ठीक है, व्यक्तिगत साहित्य लिखा गया। तो सॉरी, इस प्रकार से आलोचनात्मक यानी कि आलोचना कब होती है? जब हमारे पास तर्क होता है, हमारे पास विवेक होता है ना। बिना तर्क और विवेक के आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के दो पहलू निकालना, एक सही एक गलत, है ना। सही पहलू कौन से हैं, गलत कौन सा है, और इस चीज का निर्णय हम विवेक और तर्क के माध्यम से ही करते हैं। तर्क के आधार पर, विवेक के द्वारा हम किसी भी चीज की कमियां और खूबियां दोनों देखते हैं। और जब हम किसी भी एक चीज की कमियां और खूबियां दोनों देखते हैं ना, तो उस कार्य को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आलोचना करना। ठीक है। और देखो, एक शब्द निंदा होता है, निंदा शब्द अलग है। निंदा में तो क्या होता है कि दूसरे में सिर्फ हम कमियां ही कमियां देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते। और ऐसा जब हम करते हैं तो वो होती है निंदा, है ना। और आलोचना चीज एक अलग होती है। देखो, रहीमन जी ने एक बात कही है कि निंदक नियरे राखिए, है ना। क्यों? एक निंदक को आपके नजदीक रखिए जो आपकी निंदा करता हो, यानी कि हमेशा आपकी कमियां ही कमियां बताए, आपकी खूबियां आपको नहीं बताए। उससे क्या होगा? खूबियां बताएंगे तो इंसान फूल के एकदम साफ अहंकार में डूब जाएगा कि नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, देखो मेरे तो हमेशा खूबियां, मेरी तो प्रशंसा प्रशंसा होती है ना। और अपनी कमी बताने वाला अपने साथ रखिए हमेशा। तो आप क्या करेंगे कि यार हमेशा मेरी कमियों को बताएंगे तो वो अपन जो है फिर उन कमियों को दूर करते जाएंगे लगातार, है ना। तो हम खुश रहेंगे और हम अपने आप को उस लेवल पे तराश पाएंगे जिस लेवल के हम हकदार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आलोचनात्मक व व्यक्तिगत साहित्य इस समय लिखा गया और आत्मकथाएं लिखी गई, है ना। इस समय आत्मकथाएं लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आत्मकथाएं लिखी गई। ठीक है, आत्मकथाएं लिखी गई। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी प्यारे विद्यार्थियों इस काल की, जो मैंने आपको बताई, बड़ी शानदार विशेषताएं थी। अब हम आगे बात करते हैं साहित्य की, कि इस समय कौन कौन सा जो है विद्वान बड़ा हुआ, या कौन कौन सा साहित्यकार हुए जिन्होंने एक अच्छा साहित्य लिखा। ठीक है, और वहाँ से अक्सर सवाल पूछे भी जाते हैं। तो हम सबसे पहले, चूंकि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से ही हुआ था, तो हम सबसे पहले इटली के साहित्यकारों को ही पढ़ेंगे। और इटली के साहित्यकारों में भी दांते साहब को ही पढ़ेंगे, जिनकी जो है, जिनको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इटालियन साहित्य। ठीक है, ये तो विशेषताएं हो गई, है ना। ये क्या थी? विशेषताएं, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप हेडिंग डाल दें विशेषताएं। और अब जो है हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको अलग से। सॉरी, इटली के प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाएं, ठीक है। इटली के प्रसिद्ध साहित्यकार व उनकी रचनाएं।
तो देखो सॉरी, इटली के साहित्यकारों में सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है दांते साहब का। दांते बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, दांते, है ना। दांते को देखो क्या क्या कहा जाता है, एक तो इटालवी कविता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, इटालवी कविता का जनक इनको कहा जाता है। दूसरा, पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है, ठीक है। ये दो इनके बड़े नाम हैं। 13वीं सदी में ये हुए थे, करीब 1265 के समथिंग का इनका जन्म है और 1321 के समथिंग इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से, खैर सन वगैरह नहीं पूछेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसे 3-4 साहित्यकार देखे, उनका क्रम पूछा जा सकता है कि कौन पहले कौन बाद में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इनके काल को आप ऐसे ध्यान रखें कि 13वीं सदी में हुए थे, कब हुए थे, है ना। वैसे मैं आपको इनके जन्म और मृत्यु की साल बता ही देता हूँ, 1265 से 1321, ये ध्यान रखना। बाकी तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, और फेमस व्यक्तियों के ध्यान रख ही लें तो अच्छा है। फेमस क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण के अग्रदूत कहलाएंगे। मैं अलग कलर का पेन इस्तेमाल करके और लिखता हूँ, ठीक है। क्या क्या कहा जाता है दांते को? एक तो पुनर्जागरण का अग्रदूत। ये पेन खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा स्याही दे रहा है, लेकिन आप लोगों को ये अच्छा दिख रहा होगा, है ना। लेकिन स्याही को यूं ही खराब करता है ये। और दूसरा, इनको कहा जाता है इटालवी कविता का जनक, ठीक है, इटालवी कविता का जनक। आप सोच सकते हैं, मैं हाथ को ऐसे पकड़ के लिख रहा हूं, फिर भी ये इतनी स्याही छोड़ रहा है। इसको यदि ऐसे लिख दूं तो ये क्या स्याही, कितनी स्याही छोड़ेगा, देखो, है ना। तो सॉरी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है दांते के बारे में। अब दांते की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी मैं बात करूं तो जो डिवाइन कॉमेडी है वो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। प्यारे साथियों, डिवाइन कॉमेडी जो है, इसमें इन्होंने एक काल्पनिक कहानी बनाते हुए और उसको लिखा है, ठीक है। काल्पनिक कहानी क्यों बनाई और उस ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे एक कारण था। दरअसल दांते जो था ये बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था और जबरदस्त साहित्य ये लिख रहा था अपने समय में, लेकिन इसके ऊपर एक चोरी का आरोप लगाया गया था। चोरी का आरोप लगा के, और इटली के फ्लोरेंस नगर का यह निवासी था, है ना, पहले भी लिखा है, मैं फिर लिख देता हूँ, फ्लोरेंस निवासी था ये, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस निवासी था, ठीक है, फ्लोरेंस निवासी था। तो सॉरी, इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था, लेकिन चोरी का आरोप लगा देने के कारण इटली के फ्लोरेंस नगर से इसको जाना पड़ा, लौटना पड़ा, और ये चेतावनी भी दी कि दोबारा यदि फ्लोरेंस नगर में आए तो आपको जो है, मतलब मृत्युदंड का शायद ऐसे दिया था, तो ये कभी भी अपने जन्म स्थल पर पुनः नहीं पहुंच पाए, कभी नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये थे दांते, और जब इनको बाहर से निकाल दिया गया तो इस कारण इन्होंने फिर जो है समाज में जो अत्याचार था, जो भ्रष्टाचार था, उसको एक काल्पनिक कहानी के रूप में लिखा, है ना, और उसको नरक की संज्ञा दी, है ना। फिर इसने कहा कि इस प्रकार से जो है इंसान नरक भोगता है ना। फिर इसने जो है पाप विमोचन स्थल की बात की। फिर वो व्यक्ति जो उसने बुरे कर्म करके जो पाप कमाए हैं उनसे मुक्त होने के लिए पाप विमोचन स्थल पर जाता है और अपनी आत्मशुद्धि करता है, ठीक है, और आत्मशुद्धि करके वह फिर स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार एक काल्पनिक कहानी इन्होंने गढ़ी है। वैसे बहुत बड़ी है, मैंने तो शॉर्ट में बताया, क्योंकि हमको एक तो मेंस नहीं लिखना यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये है कि हमको परीक्षा पास करनी है, ऐसी कहानी यहाँ परीक्षा में नहीं आती। बस केवल विषय पूछ ले जाते हैं कि जो डिवाइन कॉमेडी है उसका विषय क्या है, ठीक है। तो डिवाइन कॉमेडी इनकी प्रसिद्ध रचना है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ 1 नंबर पे, क्या, डिवाइन
कॉमेडी, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी ये हमने डाला। सबसे पहले तो ये जो है टस्कन भाषा में लिखा गया था, ठीक है, टस्कन भाषा का ये ग्रंथ है ना, टस्कन भाषा का ये ग्रंथ है, टस्कन भाषा का ग्रंथ, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, डिवाइन कॉमेडी में लिखा क्या है इन्होंने, इसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु, विषय वस्तु जो है ना, ये अभी भी मध्यकालीन ही है ना, मध्यकाल की जो विषय वस्तु थी उसी के ऊपर लिखा। देखो आत्मशुद्धि की बात कर रहे हैं, स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं, तो वही स्वर्ग नरक का है ना। तो ये स्थिति थी मध्यकाल में, किसी को उदाहरण भी देना है तो वो स्वर्ग नरक के ऊपर ही देंगे, लिखेंगे तो स्वर्ग नरक पे लिखेंगे। देखो अपने बारे में लिखना था, फिर भी इसने जो है अप्रत्यक्ष रूप से वही स्वर्ग नरक और वो पारलौकिक बात को लिखते हुए और अपनी बात को रखी, ठीक है, जिसको बहुत मुश्किल से लोग समझ पाते हैं, ऐसी बात लिखी। लेकिन कम से कम अपने ऊपर लिखा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन लिखा जरूर था, इंसान पे लिखा जरूर था, इसलिए ये अग्रदूत थे, है ना, किसी भी चीज को शुरू करने वाले। तो डिवाइन कॉमेडी की जो विषय वस्तु है उसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। विषय वस्तु एक तो मध्यकालीन है ना, मध्यकालीन व आध्यात्मिक, है ना, मध्यकालीन व आध्यात्मिक इसकी विषय वस्तु है। इसमें लिखा क्या गया है लिखा गया है कि इसमें जो है काल्पनिक कहानी गढ़ी गई है, काल्पनिक कहानी गढ़ी गई है, जिसमें नरक की यात्रा है ना, फिर जो है पाप मोचन स्थल, सॉरी, फिर है पाप मोचन स्थल पर आत्मशुद्धि, है ना, आत्मशुद्धि का वर्णन, और उसके बाद जो है स्वर्ग की यात्रा का वर्णन,